हेलो स्टूडेंट्स, मैं माधव मिश्रा सृजन परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग सेल चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ये क्लास 9th का एक चैप्टर है। इससे पहले लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेल चैप्टर के बारे में कुछ पढ़ा हुआ है, जिसमें हम लोगों ने सेल का इंट्रोडक्शन और सेल के डिस्कवरी के बारे में पढ़ा हुआ है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी क्या है, किसने दिया, और सेल थ्योरी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं, इन चीज़ों पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग सेल थ्योरी। सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली सेल थ्योरी क्या है। सेल थ्योरी से पहले अगर आप देखें तो हम लोगों ने सेल की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा हुआ है, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि ये साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में कॉर्क के थिन स्लाइसेस को देखा और उसमें उन्हें हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए। ये जो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, ये बहुत सारे स्मॉलर यूनिट से, छोटे छोटे चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर से मिलके बने हुए थे, और इस चैम्बर को ही रॉबर्ट हुक ने सेल का नाम दे दिया था। अब जैसे ही पूरी दुनिया के सामने ये सेल टर्म आया, पूरी दुनिया भर के साइंटिस्ट जो हैं इस सेल के बारे में पता करने लगे। सभी लोग सेल पे स्टडी करने लगे, सेल को अपने अपने तरीके से सभी लोग डिस्क्राइब करने लगे। अब जब सभी लोग अपने अपने तरीके से इसको डिस्क्राइब करने लगे तो किसी ने सेल के कुछ प्रॉपर्टी को बताया, किसी ने सेल का कुछ और प्रॉपर्टी बताया। सभी लोग अलग अलग तरीके से सेल के प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करना शुरू कर देते हैं। इसी में एक साइंटिस्ट हैं स्वान और एक है सेल्डन। ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1839 में एक थ्योरी प्रपोज की। वो थ्योरी थी सेल थ्योरी। एक्चुअली इन्होंने दो लोगों ने दिया क्या था, अगर आप देखें तो सबसे पहले एक थे सेल्डन। सेल्डन ने जब सेल के बारे में स्टडी किया तो अपने स्टडी के बेसिस पे उन्होंने ये कहा कि जो सेल है वो प्लांट सेल के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि जो भी प्लांट्स हैं वो सेल से मिलके बने हुए हैं। फिर स्वान आए, इन्होंने इसको और भी आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि सेल प्लांट हो या एनिमल हो, वो सभी सेल से मिलके बने हुए हैं। और फिर इन दोनों लोगों ने एक साथ मिलके सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। एक्चुअली सेल थ्योरी में सेल की प्रॉपर्टीज को ही बताया गया है। सेल क्या है, कैसे बना है, ये बहुत सारी चीजें इसके बारे में बताई गई है। चलिए तो हम लोग सेल थ्योरी की डिस्कवरी को देखते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेल थ्योरी को। सेल थ्योरी को सबसे पहले हम लोग दो साइंटिस्ट से स्टार्ट करते हैं। एक साइंटिस्ट है जैकब मैथ्यूस सेल्डन और दूसरे हैं थियोडोर स्वान। ये दोनों ही साइंटिस्ट ये जर्मन साइंटिस्ट हैं। ये दोनों ही जर्मन साइंटिस्ट हैं, जिनमें सेल्डन एक बॉटनिस्ट है और स्वान एक जूलॉजिस्ट हैं। इन दो लोगों ने मिलके सेल थ्योरी को दिया था। सबसे पहले इन्हीं लोगों ने 1839 में सेल थ्योरी को एक साथ प्रपोज करने का काम किया था। अब इसमें आता है, सबसे पहले अगर देखें तो जो सेल्डन थे, J.M. सेल्डन, इन्होंने सबसे पहले सेल को स्टडी किया था प्लांट्स में। इन्होंने केवल प्लांट्स में स्टडी किया था सेल को, और प्लांट्स में स्टडी करने के बाद इन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि जो भी प्लांट्स हैं ये सब के सब सेल से मिलके बने होते हैं। और ये इन्होंने कब दिया था, 1838 में डिस्क्राइब कर दिया।
फिर एक साल बाद 1839 में टी स्वान ने, थियोडोर स्वान, इन्होंने इसी को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने ये कहा कि प्लांट और एनिमल, इन्होंने दोनों को ही एक्सप्लेन किया, प्लांट और एनिमल दोनों को। इनका कहना था कि प्लांट और एनिमल दोनों ही सेल से मिलके बने हुए हैं। फिर इन दोनों लोगों ने एक साथ मिलके 1839 में सेल थ्योरी दे दिया। फिर आगे अब इस सेल थ्योरी पे और भी स्टडीज होने लगे, इसमें और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे, जिनमें एक साइंटिस्ट जिनका बड़ा इम्पोर्टेंस है इसमें, इनका बड़ा ही सेल थ्योरी में इनका बड़ा अच्छा नाम है, वो है आर वर्च्यू। इनका पूरा नाम है रुडोल्फ वर्च्यू। इन्होंने इस सेल थ्योरी को, यानी जो सेल्डम और स्वान, इन दो लोगों ने जो सेल थ्योरी प्रपोज किया था उसको 1855 में रिफाइन किया इसको, यानी इस पे और भी स्टडीज किए। और इनका एक स्टेटमेंट आता है रुडोल्फ वर्च्यू का, सेल के बारे में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। वो स्टेटमेंट क्या था? ओमनिस सेलुला ए सेलुला। ओमनिस सेलुले ए सेलुला का मतलब क्या होता है? अगर इसको देखें तो ओमनिस सेलुला ए सेलुला का मतलब होता है ऑल सेल्स arise from pre-existing cells। यानी इनके कहने का मतलब ये था कि जो भी नए सेल्स बनते हैं वो कहीं न कहीं पहले से जो सेल्स प्रेजेंट हैं उन्हीं से नए सेल्स बनते हैं। इसका बहुत ही सीधा सा मतलब ये है कि कोई सेल पहले से प्रेजेंट है, जब ये सेल डिवाइड होता है तो ये डिवाइड होके नए नए सेल्स का फॉर्मेशन करता है। फिर यही सेल्स आगे चल के डिवाइड होते हैं और ये फिर से नए सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। यानी जिन सेल्स को अगर आप देखें, ये सभी सेल्स पहले से जो सेल्स प्रेजेंट है उन्हीं सेल से कहीं न कहीं से आ रहे हैं। यही इन्होंने कहा था रुडोल्फ वर्च्यू ने, और इन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया था ओमनिस सेलुला ए सेलुला। अक्सर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें केवल ये स्टेटमेंट देता है और पूछता है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है। आपके क्लासेस में हम कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस भी बताते रहेंगे। कॉम्पिटिटिव क्लास आपको अलग से ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी अपने क्लास में आप कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को भी तैयार करते रहिए। तो ये तो था सेल थ्योरी, जिसकी शुरुआत होती है सेल्डम और स्वान से, जिन्होंने 1839 में सेल थ्योरी प्रपोज कर दिया। फिर आगे चल के 1855 में रुडोल्फ वर्च्यू ने एक स्टेटमेंट दिया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था, ओमनिस सेलुले ए सेलुला, जिसका मतलब ही हो गया कि जितने भी नए सेल्स बनते हैं वो सभी पहले से जो सेल्स जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो सेल्स पहले से हैं उन्हीं से बनते हैं। तो ये तो था कुछ सेल थ्योरी में वो साइंटिस्ट जिन्होंने सेल थ्योरी में अपना रोल प्ले किया। अब हम लोग आते हैं वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सेल थ्योरी के, जो सेल थ्योरी को डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि सेल थ्योरी के इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज पे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है, या यूं कह ले कौन कौन से पॉइंट्स इसमें शामिल किए गए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट की, तो सेल थ्योरी में सबसे पहले ये कहा गया कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, ऑल ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल्स, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने हुए हैं? मेड अप ऑफ सेल्स।
यानी सभी ऑर्गेनिज्म्स की बॉडी सेल से ही मिलके बनी हुई है। ये सेल ऑर्गेनिज्म्स के बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसी से सब बने हुए हैं। सेकंड पॉइंट कहता है सेल थ्योरी में सेल इज द, ये सेम वही पॉइंट है जो आप लोगों ने सेल का डेफिनेशन पढ़ा हुआ है। सेल इज द बेसिक structural and functional unit, structural and functional unit of life, unit of life। लाइफ का यूनिट सिंपल है, लाइफ इन द सेंस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की जा रही है। जब भी लाइफ की बात करते हैं हम तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो यूनिट है, कैसा यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, वो क्या है, सेल है। यानी अगेन हम देखें तो कुछ फर्स्ट पॉइंट को ही ये डिस्क्राइब कर रहा है कि जो भी सेल्स हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी बॉडी सेल से ही मिलके बनी हुई है और ये सेल उनके बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। यानी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ये सेल से ही मिलके बना हुआ है और उसके बॉडी में जो भी फंक्शंस होते हैं वो सभी फंक्शंस इस सेल के थ्रू या इस सेल के अंदर ही वो सभी फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। इसी को डिस्क्राइब करने के लिए और आगे बढ़ाते हुए थर्ड पॉइंट सेल थ्योरी का जो दिया गया, थर्ड पॉइंट ये कहता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो भी बायो केमिकल रिएक्शंस होते हैं या बायो केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, बायोकेमिकल प्रोसेसेस, ध्यान रखिएगा इस बायोकेमिकल प्रोसेस को हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एक नाम दिया हुआ था। इसी बायोकेमिकल प्रोसेस को हम लोगों ने पढ़ा था, इसी को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। इट मीन्स all those chemical reactions, all those processes which are occurred in living cell are known as metabolic reactions और मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ कह रहा है कि बायोकेमिकल जो प्रोसेसेस हैं, जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, ये सब के सब कहाँ होते हैं, ये सब के सब होते हैं इनसाइड द सेल। It means the third point says that all metabolic activities in living organism occur inside the cell. Next point इसमें आता है, फोर्थ पॉइंट इसका, कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो भी सेल्स पाए जाते हैं, जो नए सेल्स बनते हैं, न्यू सेल्स arises from pre-existing cells. pre-existing cells यानी जो भी नए सेल्स बनते हैं वो सबके सब कहाँ से बनते हैं, तो प्री एग्जिस्टिंग का मतलब होता है कि जो सेल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, पहले से है, वही सेल डिवाइड होता है और नए नए सेल्स का फॉर्मेशन करता है। तो ये एक पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि जो भी सेल्स हैं, ये जो भी सेल्स हैं, ये सेल्स मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड होते हैं। सबसे पहले जब सेल के बारे में एक्सप्लेन किया गया तो पहले यही कहा गया था कि सेल्स आर एक्चुअली मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड,
क्योंकि जब पहले सिंपल से माइक्रोस्कोप थे और सेल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को नहीं देखा जा सकता था, इनर स्ट्रक्चर्स को, तो उस समय पहले देखा क्या गया था कि सेल एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जिसमें एक मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। इसलिए जब इसको डिस्क्राइब किया गया तो सेल थ्योरी में एक स्टेटमेंट ये भी दिया गया, सेल इज अ मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड, यानी एक मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। तो ये एक पॉइंट दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में ये कहा गया, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट और इस सेल थ्योरी का लास्ट पॉइंट है वो है कि कोई भी सेल ये हर तरह के सेल कंटेन्स हेरिडिटरी मटेरियल्स। हेरिडिटरी मटेरियल्स यानी ये पॉइंट ये कहता है कि जो सेल है वो हर तरह के हेरिडिटरी मटेरियल्स का मतलब क्या होता है? हेरिडिटरी मटेरियल इन द सेंस जेनेटिक मटेरियल, वो मटेरियल जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक प्रॉपर्टीज को, ट्रेड्स को ये ट्रांसफर करता है, ले जाता है। ऐसे मटेरियल्स को क्या कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल या हेरिडिटरी मटेरियल। एक्चुअली हेरिडिटी का मतलब ही होता है, एक टर्म है हेरिडिटी। इन टर्म्स को आप अपने कॉपीज पे नोट करते रहिएगा। हेरिडिटी का मतलब ही होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। यानी कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से अगले जनरेशन में जो ट्रांसफर होता है, इसी प्रोसेस को ही कहते हैं हेरिडिटी। और वो मटेरियल जो इसको ट्रांसफर करता है, यानी जिस मटेरियल के थ्रू ये प्रॉपर्टीज, कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, उस मटेरियल को कहते हैं हेरिडिटरी मटेरियल। और सेल थ्योरी ये कह रहा है कि ये जो हेरिडिटरी मटेरियल्स हैं, ये हेरिडिटरी मटेरियल्स पाए कहाँ जाते हैं? इसी सेल के अंदर पाए जाते हैं। और जब इस सेल के साथ इस हेरिडिटरी मटेरियल का ट्रांसफर होता है तो कैरेक्टर भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफर होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सेल थ्योरी के, जिसके थ्रू पूरी दुनिया भर के साइंटिस्ट ने मिलके सेल और उसके प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया था। तो ये हम लोगों ने पढ़ा सेल थ्योरी। नेक्स्ट हम लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है वो है डाइवर्सिटी ऑफ सेल। चलिए स्टार्ट करते हैं सेल डाइवर्सिटी। अब हम लोग सेल डाइवर्सिटी की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हमें तो इस टर्म को समझना जरूरी है कि एक्चुअली डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। डाइवर्सिटी और सेल डाइवर्सिटी हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसको जरा समझते हैं। सबसे पहले सेल डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी का मतलब है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन लिविंग्स। सिंपली डाइवर्सिटी से मतलब टाइप्स से है, यानी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ही तरह के सेल से बने हुए हैं? यानी उन सभी सेल्स का साइज, शेप, ये सारी चीजें क्या एक जैसी हैं?
या सभी जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग तरह के सेल से मिलके बने हुए हैं। तो अगर इसको देखा जाए तो इस अर्थ पे प्रेजेंट हर एक ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह के सेल से मिलके बना हुआ। इवन एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी को अगर देखा जाए तो एक ही ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एक से अधिक तरह के सेल्स पाए जाते हैं जिनका शेप, साइज, फंक्शन सारी चीजें डिफरेंट है। और एक्चुअली इनका ये जो फंक्शन है या शेप और साइज मेनली डिपेंड करता है उस सेल के फंक्शन पे कि वो सेल क्या फंक्शन परफॉर्म करने वाला है या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, इस पे उसका शेप और साइज डिपेंड करता है। यानी जो भी ऑर्गेनिज्म है वो सभी एक तरह के सेल से मिलकर बने हुए नहीं है, बल्कि सभी ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप्स के सेल से मिलके बने हुए हैं। अब ये जो इसी को डाइवर्सिटी कहते हैं हम लोग, यानी कितने तरह के सेल्स से मिलके बने हुए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स फाउंड इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अब इसमें जब हम डाइवर्सिटी पढ़ेंगे कितने तरह के सेल्स हैं, तो डाइवर्सिटी को हम लोग 4 पॉइंट्स के बेसिस पे पढ़ेंगे। सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है वो है साइज ऑफ सेल। दूसरा पॉइंट है इसमें शेप ऑफ सेल। थर्ड है नंबर ऑफ सेल। और फोर्थ पॉइंट है नेचर ऑफ सेल। अब जरा एक एक को समझते हैं। साइज ऑफ सेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अर्थ पे जो भी सेल्स पाए जाते हैं उनका साइज क्या है। हम लोग इसमें पढ़ेंगे स्मॉलेस्ट सेल का साइज क्या होता है, लार्जेस्ट सेल या बिगेस्ट सेल का साइज क्या होता है, इनके साइज का रेंज क्या है, सेल साइज का रेंज क्या है। तो इसमें हम लोग डिफरेंट साइज के सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड है शेप ऑफ सेल। जो भी सेल्स हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में उनका शेप अलग अलग है। जैसे अभी हमने कहा कि ये जो शेप ऑफ सेल है ये डिपेंड किस पे करता है, इट डिपेंड्स ऑन फंक्शन ऑफ सेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। फंक्शन ऑफ सेल यानी कोई भी सेल का शेप कैसा होगा, अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो ये उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है कि वो सेल क्या फंक्शन परफॉर्म करने वाला है या क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, इस पे डिपेंड करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट शेप के सेल्स। जैसे नॉर्मली अगर यूकैरियोटिक सेल्स की बात की जाए तो स्फेरिकल होते हैं, बट डिफरेंट और भी शेप्स के होते हैं। जैसे अगर नर्व सेल की बात की जाए तो ये ब्रांच्ड होता है। दूसरे अदर सेल्स की बात की जाए तो कुछ सेल्स एलिप्टिकल होते हैं, ओवल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, स्पाइरल होते हैं, कॉमा शेप्ड होते हैं। डिफरेंट शेप्स हैं जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये कह रहा है शेप ऑफ सेल के बेसिस पे हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो भी सेल्स हैं उनका शेप अलग अलग होता है, सभी सेल्स एक शेप के नहीं होंगे। नेक्स्ट है नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे हम लोग ऑर्गेनिज्म को 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। इसका मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म और उसका जो बॉडी है वो बॉडी कितने सेल से मिलके बना हुआ है। तो कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी को बना रहे हैं, तो इस नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे हम लोग यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। और हम लोग का जो लास्ट पॉइंट है इसमें वो है नेचर ऑफ सेल। सेल का नेचर क्या है।
अगर नॉर्मली नेचर के बेसिस पे देखें, ये थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा हो जाता है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। नेचर ऑफ सेल के बेसिस पे जो भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको भी दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। बस अभी आपको इतना समझना है कि प्रोकैरियोट्स जो हैं ये सिंपल सेल्स होते हैं, जबकि जो यूकैरियोट्स हैं ये एडवांस्ड सेल्स होते हैं, या यूं कह लें इनका स्ट्रक्चर कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। तो सेल स्ट्रक्चर कैसा है, इसके बेसिस पे हम लोग जो भी सेल्स हैं इनको दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, इन सारी चीजों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इससे एग्जाम में आपके जरूर पूछता है। ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे एग्जाम्स में हमेशा पूछता है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, ये पूछता ही पूछता है एग्जाम्स में। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, इसको ठीक से पढ़िएगा। तो ये हो गए 4 बेसिस और 4 बेसिक कैरेक्टर्स, जिसके बेसिस पे हम लोग सेल की डाइवर्सिटी को पढ़ेंगे कि कितने तरह के सेल्स हैं। तो वीडियो लंबा होता चला जा रहा है, इस वीडियो को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। फिर ये कैरेक्टर्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, आपके सेल चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। धन्यवाद।